मुझे आवाज आ रही क्या? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे आवाज क्लियर आ रही है क्या? अब बच्चों मैं क्लास चालू करूं उसके पहले यस आप सर। हाँ देखिए आपको है ना, तो क्लास आप लोगों को अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके बाद हम लोग आगे क्लास लेते हैं और उसके बाद में बच्चों थोड़ी देर बाद मैं आपको म्यूट ऑल कर दूंगा, ठीक है? जब जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको वापस से अनम्यूट करूंगा, ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है। यस सर। अपने वीडियो और ऑडियो उनको दोनों को बंद कर लेंगे, बच्चे भी कनेक्ट भी हो रहे हैं। अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, अभी जो चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, इस सेकंड चैप्टर की बात हम करें तो सेकंड चैप्टर में हम लोग फ्लावर यानी आवर्तबीजी पादप पढ़ेंगे और आवर्तबीजी पादपों में हम लोग सीधा सीधा इनमें जनन पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आवर्तबीजी पादपों का डिटेल में हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, 11वीं क्लास के सिलेबस में था ये टॉपिक्स। इस चैप्टर में हम लोग केवल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब देखो जो पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वो जो फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ाया उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग आप मुझे लगता है करते नहीं होंगे, शायद आप करते हैं कि बच्चों? तो आइसोगेमी यस सर करते हैं। आइसोगेमी क्या है? आइसोगेमी आइसोगेमी या समयुग्मक। आइसोगेमी बता लिखा तो मैंने आपको, आइसोगेमी, हेटेरोगेमी। आइसोगेमी क्या होते हैं? कुछ जीवों जब में नर और मादा युग्मक एक ही जीव में बनते हैं और वो दिखने में आकारिकी और कारिकी में समान होते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बनते एक, ये जरूरी नहीं एक ही बने, ये जरूरी नहीं एक में ही बने, ये तो अच्छी बात है। शायद नया बोल रही है, मतलब जब नर और मादा ये तो उसे तो बोलते हैं समथैलेसी। जब नर और मादा थैलस में हम लोग अंतर नहीं कर सके तो समथैलेसी बोलते हैं, और उनमें बनने वाले युग्मकों में भी अगर हम अंतर नहीं कर सके तब उनको क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। बताया था बच्चों, समयुग्म आइसोगेमी, ठीक है? जब नर और मादा युग्मक में आकारिकी और कार्य की अंतर नहीं हो, बताया था मैंने आपको, तो उस समय क्या बोलेंगे उनको? कोई नहीं। समयुग्मक। और एक होता है असमयुग्मक और एक होता है विषमयुग्मक। बताया था ना, असमयुग्मक क्या होता है? जो आकार की दृष्टि तो क्या हो? समान हो, आकार की दृष्टि से तो क्या हो? समान हो, याद है? और कार्य की दृष्टि से अलग हो। तो मैंने नाम लिखवा था स्पायरोगोयरा, बताया था आपको, याद हो तो लिखवा था जो पास। चलो ठीक है। अच्छा मानव में किस प्रकार के युग्मक होते हैं? विषम युग्मक। विषम युग्मक। विषम युग्मक यानी हेट्रोगेमी, ठीक है? क्योंकि हमारे नर और मादा युग्मक में आकारिकी और कार्य की दृष्टि से बिल्कुल क्या होता है बच्चों? अंतर पाया जाता है, ठीक है? अच्छा अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको पूछूं, अगर एक प्रश्न दे रहा हूं, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? कोई 5 द्विलिंगी पुष्पों के नाम, या कोई 5 द्विलिंगी पुष्प वाले पादपों के नाम, एक ही बात है, ठीक है? तो द्विलिंगी क्या होते हैं? वे पुष्प या वह पुष्प जिसमें दोनों जन्नांग मतलब नर जन्नांग पुमंग और मादा जन्नांग जायांग दोनों उपस्थित एक ही पुष्प में, कैसे पुष्प को द्विलिंगी बोलते हैं। बताया था बच्चों, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस, ठीक है? बताया था। उदाहरण आप देख सकते हैं, गुड़ैल। लिखो मेरे साथ जल्दी, लिखो इसको लेकर, आप करते नहीं होंगे मुझे लगता है। 5 द्विलिंगी पुष्प के नाम लिखो, जैसे बहुत से हैं ऐसे तो, लेकिन आप लिखो गुड़ैल, हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस, बॉटनिकल नेम भी लिख लो तो आप, हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस, ठीक है? दूसरा लिखो मटर, पाइसम सेटाइवम लिख लोगे, ठीक है? बैंगन सोलेनम मेलोंजिना। सर ब्लैक स्किन आ रही है, करती का ब्लैक स्किन आ रही है। अब सभी को ब्लैक स्किन दिख रही है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। अपने जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो क्लास ले रहे हो उसी को देखो एक बार आप, है ना?
कृतिका एक बार ढंग से वापस से कनेक्ट करो बच्चों एक बार। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक हो जो यहाँ तक ठीक है। दूसरा अगला एक और दतुरा। बच्चों दतुरा अपने आप में, मैंने आपको याद कीजिए, मैंने दतुरा अपने आप में कौन सा प्लांट है, औषधि प्लांट में लिखवा था, याद है ना आपको? दतुरा मैंने लिखवा था आपको, डाटूरा स्ट्रोमोनियम, याद है सर? हाँ ओके, देखो नेट पर देखो एक बार। ठीक बच्चों, अरे तुम लिख रहे हो ना सभी? हाँ सर। यस सर। हाँ, मैं 5 द्विलिंगी पुष्पों के नाम बता रहा हूं आपको। बैंगन लिख लिया, टमाटर लिख लो, लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम, नहीं ये तो भिंडी है, एबेलमास्कम एस्कुलेंटम, एबेलमास्कम एस्कुलेंटम, ठीक है। मिर्च लिख सकते हो, मिर्च, कैप्सिकम एनुअम, कैप्सिकम एनुअम। चलो वैसे बच्चों द्विलिंगी पुष्पों के साथ अब बात आती है एक और बताया तो मैंने आपको। एक लिंग पुष्प क्या होते हैं? वे पुष्प जिनमें या तो नर जनांग पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक हो। अगर उसमें पुंकेसर उपस्थित है तो वो नर पुष्प है, ओके। और अगर जायांग है तो मादा पुष्प, एक लिंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक लिंगी पुष्प क्या होंगे? और एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं ज्यादा प्राय कुकर बीटेसी, कुकर बीटेसी, कुकर बीटेसी कुल के जो पादप होते हैं बच्चों, उनमें कौन से पुष्प आते हैं? एक लिंगी होते हैं। हालांकि पादप तो होते हैं उभयलिंगाश्री, पादप तो होते हैं उभयलिंगाश्री होते हैं, मोनोसिस होते हैं, लेकिन उनमें नर और मादा पुष्प जो होते हैं अलग अलग, या नर और मादा जनांग जो अलग अलग पुष्प आ जाते हैं। बता दो मैंने बच्चों आपको। अरे कुकर बीटेसी बात हम कर, इन दिनों में कुकर बीटेसी पसली आ रही ज्यादा, खीरा, ककड़ी, तोरई, लौकी, तरबूज, खरबूज आ रहे नहीं आ रहे? यस सर। तो कुकर बीटेसी Yes, sir. के पादप जो होते हैं उनमें पुष्प किस प्रकार के होंगे? एक लिंगी होंगे। और एक लिंगी कैसे? एक लिंग। या तो उस पुष्प में जो उस पुष्प में 3 ही चक्कर होंगे, क्योंकि किसी पुष्प में 4 चक्कर होते हैं भाई, दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायांग, तब तो उस पुष्प को क्या बोलते हैं? पूर्ण, कंप्लीट फ्लावर। अगर उसमें एक चक्कर नहीं है, और मैंने बताया, और अभी हम किसकी बात करें? जन्नांग बात करें, तो यदि किसी पुष्प में उमंग उपस्थित है, एंड्रोसियम यानी पुंकेसर, बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि यहां तक क्लियर? हाँ सर। यस सर। मैं थोड़ा स्क्रीन के पास आके इसलिए बोलता हूं ताकि मैं आपको आराम से यूं कैसा आवाज क्लियर आ जाए। या अब सही है क्या? यस सर। यस सर। और अब ठीक नहीं है? सर ठीक है, इससे ज्यादा। चलो ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि सर डांटेंगे नहीं बेटा। आप लोग जब अभी तो देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि सर अभी पता नहीं आपको डांट देंगे या आपके चाटा लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप थोड़ा पास आके इसलिए पढ़ा ताकि आराम से आप मेरी आवाज सुन सके, ठीक है, रिलैक्स हो गए। अब देखो, तो आप एक लिंगी पुष्प में अभी मैंने उदाहरण बता दिया आपको, खीरा, ककड़ी, ओके, खीरा, ककड़ी, तोरई, लौकी, तरबूज, ये सब कुकर बेटे जाते हैं, जिनमें जिनके फल में बहुत सारे बीज आते हैं, बहुत सारे बीज आते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्तंभी, जिनका बीजान्यास स्तंभिक या मुक्त तक से स्तंभिक होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम लिखो एक बार मेरे साथ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। और आप एक लिंगी पुष्पों के नाम पूछे तो आप लिख सकते हो, पपीता भी है, पपीता बताया मैंने बच्चों आपको, पपीता, यस सर। पपीता है, मक्का है, घिया है, तोरई है, लौकी है, तो इनमें सब में, ओके। तो ये सभी एक लिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक लिंगी नर, एक लिंगी मादा, एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा, ठीक है। चलो ठीक हो जो। अब ये मैं आपको ये मैं बता, अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, आप तो पता नहीं करते हो नहीं करते हो। जो कुछ जीवों में एनिसेक जनन पाए जाते हैं, एनिसेक जनन पाया जाता है, उन जीवों को हम एनिसेक जीवी के उदाहरण बताओ देखें। मधुमक्खी हाँ, और पक्षी, वेरी गुड, मधुमक्खी है, अमेरिकन छिपकली है और अमेरिकन टर्की पक्षी। एनिसेक जनन से उत्पन्न संततियां प्राय क्या होती हैं? एगुणित। एगुणित होगी। वेरी गुड, ठीक है, प्राय ज्यादातर है ना। हालांकि डिप्लोइड भी हो सकती है। डिप्लोइड कब होगी? जब उनकी द्विगुणित कोशिका से कोई जीव बने बिना किसी निषेचन के, ओके, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन प्राय ये क्या होता है? एगुणित होता है। चलो यहाँ तो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन, चलो अंड पर ये बता दिए मैंने आपको, क्वेश्चन करीब करीब मैंने आपको बता भी दिए थे। चलो एक बार मुझे बताओ बच्चों, देखें अगर आप पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादप में फल का निर्माण निषेचन क्रिया के पहले होता है या बाद होता है?
निषेचन क्रिया के बाद। आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की पुष्प का फल का निर्माण आवर्त निषेचन के पहले निषेचन के बाद? बाद। निषेचन के बाद। निषेचन के बाद में। निषेचन के पहले होने वाली एक ऐसी क्रिया का नाम बताओ जो निषेचन के लिए आवश्यक है। युग्मकों का निर्माण और उनका स्थानांतरण। वेरी गुड। अच्छा, युग्मकों की स्थानांतरण की क्रिया को आवर्त बीजी पादपों में क्या कहते हैं? परागण। वेरी गुड, वेरी गुड। पॉलिनेशन। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। दो प्रकार के। स्वपरागण परपरागण। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बताओ, आवर्त बीजी पादपों के अंदर, हालांकि ये चैप्टर जो सेकंड चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा ना, तब आप और भी अच्छे जवाब दे पाएंगे। आवर्त बीजी पादपों के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूणपोष अभी हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं, हालांकि मैंने थोड़ा बताया था डिटेल में थोड़ा सा। भ्रूणपोष की गुणसूत्री संरचना कैसे होती है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित? त्रिगुणित। अच्छा, और दोहरा निषेचन किनका प्रमुख गुण? आवर्त बीजों का या अनावर्त बीजों का? आवर्त बीजों का। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष जो होता है, हालांकि भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का मैंने अभी तक आपको थोड़ा सा ही बताया, लेकिन नाम से पता लग रहा है भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण देने वाला, जैसे हमारे माता पिता, ठीक है? तो भ्रूण को पोषण देने वाली एंडोस्पर्म जो है वो भ्रूण विकास के पहले बनेगी या बाद बनेगी? भ्रूण विकास से पहले बनेगी। आभार। इसीलिए आवर्त बीजी पादपों के युग्मनज से भ्रूण के निर्माण बनने के बीच में कुछ समय की डोरमेंसी आती है, मतलब सुसुप्त अवस्था आती है। जो सेवाल में आती है, सेवाल कब आती है? 2, 4, 5, 6 महीने की आती है। लेकिन आवर्त बीजी पादपों में निषेचन क्रिया के बाद क्या बन जाता है? तुरंत बन जाता है, युग्मन बनता है। लेकिन युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया के बीच में कुछ समय की क्या आती है बच्चों? विश्रामी अवस्था आती है। और वो क्यों? ताकि उनमें त्रिगुणित कोशिका से भ्रूण कोश का निर्माण की क्रिया पहले शुरू हो जाए। ठीक है? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आज पूछ लिया, ये इसका आंसर तो आपको 2-3 दिन बाद में पता लग जाएगा, लेकिन आपको ये जानकारी तो है कि युग्मनज के निर्माण में कुछ समय के लिए क्या आती है? विश्राम अवस्था, रेस्टिंग या डोरमेंसी फेज आता है इन एंजियोस्पर्म प्लांट ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू स्टार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के क्या बोलते हैं? निर्माण के लिए। ठीक है? ठीक है? यस सर। चलो चलो चलो। अच्छा, यस सर। अब ये बताओ, जंतुओं के अंदर मैंने बताया था, ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम लोग फट भी रहोगे। अभी हमने भ्रूण या भ्रूण के विकास के स्थान क्या था? तो हमने प्राणियों को 3 प्रकार में डिवाइड किया, अंडजनक और शिशु प्रजनक यानी जरायुज, और एक बताया था मैंने आपको अंड जरायुज, बताया था ना आपको ने? यस सर। 3 टाइप से। हाँ, स्तनधारी जो मादा होती है, स्तनधारी यानी अपरा स्तनधारी। दो स्तनधारी तो सर बच्चों में बता दो, स्तनधारी तो अपने आप यूज कर सकते हैं, मार्सुलिन भी होते हैं, जिन्हें हमारी भाषा में कह सकते हैं, जैसे हम लोग, आपने नाम सुना होगा कंगारू। तो ये सभी के सभी अपने आप में कौन है? ये अपने आप में वो प्राणी बच्चों जिन्हों अपने बहुत स्तन यानी स्तनधार तो नहीं है, लेकिन उनमें एक शिशुधारी और पाई जाती है। सुना होगा आप लोगों ने कंगारू की बात। तो कंगारू नहीं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले ज्यादातर जो स्तनधारी होते हैं, अधिकांश सभी जो स्तनधारी होते हैं वो शिशुधारी स्तनधारी होते हैं। मतलब उनमें अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है, जिसके द्वारा मादा उस अपरिपक्व शिशु को जन्म देने के बाद अपने शरीर के उधर भाग में पाई जाने वाली एक वेसिकल होती है, उसके अंदर कुछ समय के लिए रखती है। देखा होगा आपने कंगारू का नाम देखा होगा, क्या देखा है तो कभी सुना होगा। तो वहां समझ आ रहा है क्या? यही प्रक्रिया मानव, गाय, भेड़, बकरी आदि में पाई जाती है क्या? नहीं। क्यों? सर हमारे में किसी प्रकार की शिशुधारी नहीं है। तो मानव, मादा, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली में क्या होता है? भ्रूण का या गर्भ का पूरा विकास होने के बाद में नवजात शिशु पूरी तरीके से मादा शरीर के बाहर आता है। ओके? और इसके लिए मादा शरीर में अतिरिक्त कोई दानी नहीं है ताकि वो शिशु को उसमें वापस रख सके। जैसे कंगारू की बात हम करें तो वहां पर पाए जाने वाले सभी जो है स्तनधारी जो होते हैं, गाय, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बिल्ली, ये जो भी है, ये सब के सब क्या होते हैं? शिशुधानी होते हैं। और हमारे बाकी जो प्लेनेट की बात हम करें, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, समझ आ रहा है, इन महाद्वीपों में जो स्तनधारी होते हैं वो सिंपली केवल स्तनधारी है, अपर स्तनधारी है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले जो स्तनधारी होंगे वो क्या होंगे?
शिशुधानी मार्सुलियम, यानी उसको बोलते मार्सुपिलियम बोलते, मार्सुपिलियम। समझ आ गया? अरे समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो केवल सर। Yes, sir. Yes, sir. कंगारू ही ऐसा जंतु नहीं है बच्चों जिनमें शिशुधानी है। वहां पर पाए जाने वाले सभी स्तनधारी जो हैं, वहां के चूहे, वहां की बिल्ली, वहां के बाघ, वहां के पैंथर जो भी हैं, वहां उन सभी में शिशुधानी है। राइट? चलो खैर इतना हमारे कोर्स में नहीं, तो मैं सिंपल बोलता हूं, तो स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, स्तनधारी जो मादा होती है, उनमें जनन चक्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार। कौन कौन सा? दो। मध्य चक्र और रज चक्र। बद्री चक्र। गाय, भेड़, बकरी आदि में कौन सा जनन चक्र पाया जाता है? मध्य चक्र। मध्य चक्र। मध्य चक्र, एस्ट्रस। वेरी गुड, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे अगले चैप्टर। चलो अभी मैं आपका सेकंड चैप्टर वापस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जहां से हमने खत्म किया था। ठीक है, चालू करें। यस यस सर। सर। Yes, sir. आप नोट बना रहे हैं क्या सभी बच्चे? बना रहे हैं सर। सर। यस नोट- सर। Yes, sir. आप नोट्स भी बनाइए। अब बच्चों ठीक है, ओके, हम लोग अपनी क्लास को चालू करते हैं। अब कुछ समय के लिए आप फोकस करें केवल मात्र उसके। अच्छा बच्चों, मैं कुछ समय के लिए आपको आपके उसको बंद कर रहा हूँ, ऑडियो को, ठीक है? ऑडियो को बंद कर रहा हूँ, Yes, sir. कुछ समय के लिए ऑडियो को बंद कर रहा हूँ। फिर अब आप क्या करें, रेस्पॉन्स क्या देंगे मेरे को? आप रेस्पॉन्स देंगे, चैट के द्वारा रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है? तो अब बच्चों हम लोग सेकंड चैप्टर हम लोग चालू कर रहे थे और कर भी चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर में हम लोग एक ही भाग को हम लोग जन्नांग पढ़ेंगे। अब बात हमने पुष्प बता दिया, पुष्प के भाग बता दिए, भाई दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायन। अब पुमंग के बारे में मैं आपको आराम से बता भी चुका हूं, और पुमंग आराम से वापस से हम लिखते हैं। एंड्रोसिम, और एंड्रोसिम अपने आप हिंदी में इनको पुमंग कहते हैं। और पुमंग पुष्प का, पुमंग पुष्प का अगर बात हम करें, पुमंग पुष्प का कौन सा जनांग कहलाता है? नर जनांग, नर जनांग कहते हैं। और ये पुष्प का वैसे की बात हम कर सके, आवश्यक चक्र का तो पहला चक्र है, और पुष्प के सभी चक्रों में कौन चक्र है? तीसरा, क्योंकि ये बाह्य दलपुंज। फिर इस प्रकार का बात देखो, अगर आप समझें, देखो पुष्प में सबसे बाहर ये बाह्य दलपुंज है ऐसे, फिर ये कौन है? दलपुंज है, फिर ये कौन है? पुमंग है, फिर ये कौन है? ऐसे मान लो, राइट सर? तो ये पुष्प का बीचों बीच कौन सा आ गया? सेंटर भाग आ गया। तो पुष्प में ये चारों जो चक्र, क्योंकि पुष्प के भाग ज्यादातर किस रूप में होते हैं बच्चों? एक रोल यानी चक्र के रूप में होते हैं, इसलिए इनको पुष्प चक्र कहते हैं। और पुष्प चक्र 2 भाग में डिवाइड किया हम लोगों ने, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। सहायक चक्र भी 2 प्रकार के हैं और आवश्यक चक्र भी 2 प्रकार के। हम आवश्यक के बारे में करें तो नर जनांग बोलते हैं एंडोसियम, और पुमंग के एक भाग को, पुमंग के एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पुंकेसर कहते हैं। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, स्टेमन कहते हैं, ओके। और स्टेमन की बात हम करें, स्टेमन इस प्रकार, यानी एक स्टेमन इस प्रकार की बात हम करें, आप देख पा रहे हैं बच्चों, पुंकेसर के अंदर ये जो भाग होता है, ये उसका कौन सा भाग कहलाता है? प्रागकोश। प्रागकोश, ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये जो, राइट, ये इसका डायग्राम थोड़ा दोबारा ढंग से बनाता हूं। दिख रहा है बच्चों ये वाला? आपको दिख रहा होगा, आप चैट करके बता सकते हैं, दिख रहा है सबको? दिख रहा? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखो पुष्प के इस भाग को, ये जो आप देख रही है, ये जो शरण देख रहे हैं, इसको बोले प्रागकोश। और प्रागकोश के बीच के पृष्ठभाग जो निकल शरण, उसको हम क्या बोलते हैं? योजी, योजी, या फिर बोलते हैं कनेक्टिव, ओके। इसको जो लंबा सा भाग आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पुतंतु, या फिर बोलेंगे फिलामेंट। अब इतना डिटेल में नहीं, लेकिन एक एक बता दूं, प्रागकोश की बात हम करें, ये पुंकेसर का शीर्ष भाग है, जो एक थैलेनुमा संरचना होती है, फूला भाग है प्रागकोश। यहाँ प्रागकण बनते, नाम से प्रागकण बनते, प्रागकण यहाँ संग्रह किए जाते हैं, ओके बच्चों। और प्रागकोश के नीचे की भाग होती है योजी, और फिर नीचे होता है लंबा सा भाग जो होता है पुतंतु। पुतंतु क्या कहता है? पुंकेसर को पुष्पासन पर जोड़ते, क्योंकि पुष्प के चारों भागों की उत्पत्ति किसके रूप होती है? पुष्पासन, थैलेमस पर होती है। और पुष्पासन पर सभी भाग चारों तरफ से व्यवस्थित पाए जाते हैं, ओके। इसी प्रकार पुंकेसर का जो पुतंतु भाग है, ये क्या करता है? पुंकेसर को पुष्पासन पर स्थित करता है। योजी क्या करता है? पुतंतु और प्रागकोश को जोड़ता है। और प्रागकोश का मेन फंक्शन क्या है?
यहाँ पराग कणों का निर्माण होता है। तो एक एक चीज आपको डिटेल में जाके पढ़ेंगे। अब बात आती है, ये तो हम पढ़ लिए, अब यहाँ पर हमको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि जो पराग कोष है, यानी बच्चों जो पोलन सैक है या पराग कोष की बात हम करें, ये एक पराग कोष में प्राय क्या होती है बच्चों, 2 पाली होती है। यानी पराग कोष क्या होता है बच्चों, द्विपालित होता है। यानी एक पराग कोष में 2 पाली का अर्थ होते हैं लोब्स होते हैं। यानी जैसे आपकी कटोरी होती है ना, तो कटोरी की तरह 2 लोब होते हैं। जो दिख रहा हो तो ये देखो ऐसे, तो ये पूरा पराग कोष है। या यहाँ पर अलग से हम लोग बनाते हैं, ये एक पराग, यानी अपने आप बात हम करें, एक पराग कोष के अंदर 2 पराग यानी पाली होती है, दिख रहा होगा आपको। और प्रत्येक पराग पाली, ये कनेक्टिव उनको डिवाइड कर, और प्रत्येक पराग पाली में अनुप्रस्थ पट बन जाने से 4 परागपुट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 4 पराग कोष बन जाते हैं। तो एक पराग कोष में 2 पराग पाली और 2 पराग पाली में 4 पराग कोष पाए जाते हैं। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा ऐसी बात नहीं। तो यूं कह सकते हैं कि द्विपालित होती है और 4 यानी और क्या होते हैं, चतुकोष्ठ के होता है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी पुष्प के एक पुंकेसर में, यार एक पुंकेसर की बात चल रही है बच्चों, और पुंकेसर एक भाग होता है केवल पुमंग का। जैसे किसी पुष्प की बात हम करें, इसमें 2 पुंकेसर होते हैं। जैसे आपके गेहूं की बात हम करें और गुड़ैल आदि की बात हम करें, इनमें पुंकेसर असंख्य होते हैं। तो पुंकेसरों की संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर होते ही नहीं है, जैसे कि मादा पुष्प। तो क्या मादा पुष्प में पुंकेसर होंगे? नो। ओके, होंगे क्या? अरे मादा पुष्प में पुंकेसर होंगे क्या बच्चों? मादा पुष्प में पुंकेसर होंगे क्या? नो। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपको इसको इस प्रकार याद करना है। एक पुंकेसर यानी प्राय पुंकेसर का पराग कोष द्विपालित होता है, ठीक है। तो पुंकेसर के अंदर, एक पुंकेसर में पराग कोष कितना होता है? 1। पराग कोष के अंदर पाली कितनी होती है? अगर बात हम करें, पाली कितनी होती है? 2। और पाली में एक पाली में कोष्ठ कितने होते हैं? 2। तो 2 में कितने हो गए? 4। तो आगे आपने लिख दिया कोष्ठ कितने हो गए? 4। तो ये आपका फार्मूला क्या बन गया? 1, 2, 4, 124 याद कर लो। एक पुंकेसर में एक पराग कोष, 2 पराग पाली और 4 पराग कोष्ठ होते हैं। 124 से याद कर लो इसको। ये सभी आवक बीजी पादपों के पुष्प में पाए जाते हैं। तो मैं बार बार रिपीट करके आपको ये जोड़ क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सिंपली बात हम कर सकते हैं, एक पराग कोष की बात इस प्रकार हम डिवाइड करते हैं। एक पराग कोष में ऐसे योजी बन जाने से एक अगर बात अनुलंब पट बन जाने से 2 कोष्ठ हो गए, 2 पराग पाली हो गई। ओके बच्चों, ये आपका योजी आ गया। अब बात आती है, इसमें एक अनुप्रस्थ पट और बन जाता है। तो अनुप्रस्थ पट जाने से क्या होता है बच्चों? एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, कितने? 4। ये क्या बन गए बच्चों? 4 कोष्ठ बन गए। समझ आ गए? इसलिए सिंपली बात हम कर सकते हैं कि पराग कोष जो होता है, प्राय अगर बात हम करें, यानी पराग कोष की विशेषता अगर लिखोगे, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? पराग कोष प्राय द्विपालित, यानी द्विपालित, बाई लोब्ड एंड चतुष्कोष्ठ की टेट्रास्पोरेंजिएट। और इन चतुष्कोष्ठ की, इन चारों कोष्ठ की बात हम करें, चारों की बात हम करें, तो इनमें कैसे 2 तो छोटे होते हैं, 2 बड़े होते हैं। यानी नीचे वाले छोटे, ऊपर वाले बड़े होते हैं। इन्हीं चतुष्कोष्ठ के में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? लघु बीजाणु धानी। क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं? कॉमन सी बात है, लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु की वजह से इन चतुष्कोष्ठ की हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी, या फिर क्या बोलेंगे अगर बात, और ये क्या चतुष्कोष्ठ होती है, यानी टेट्रास्पोरेंजिएट। इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है बच्चों, चतुष्कोष्ठ की या टेट्रास्पोरेंजिएट। और यहां पर बनने वाले बीजाणु किस प्रकार होते हैं बच्चों? स्मॉल, यानी माइक्रो। क्या बनते हैं? इसलिए उनको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी, या फिर बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रो
स्पोरेंजिएट और देर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट। और अगर बात हम कर सकते हैं टू ऑफ देम यानी उनमें से 2 तो बड़ी होती, 2 क्या होती, छोटी। तो ऊपर वाली जो कोष्ठ, ये ऊपर वाले कोष्ठ क्या होते हैं बड़े और नीचे वाले क्या होते हैं छोटे। तो ये मुझे अपेक्षा है कि तुम लोग समझ गए होंगे कि सर आपको 124 से समझा रहे हैं। 124 का अर्थ हो गया एक पुंकेसर में एक प्राग कोष में 2 पाली और 2 पालियों में 4 कोष्ठ, जिनमें से 2 बड़े और 2 छोटे होते हैं। ओके, अब इसका अगर हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं, अपवाद देखते हैं, तो अपवाद आप देखोगे मालवेसी। बच्चों दिख रहा है क्या? मालवेसी कुल या माल फैमिली की बात हम करें कि पादपों के पुष्पों में मालवेसी कुल के जो पुष्प होते हैं, इनके पुंकेसर में या इनके प्राग कोष, इनका प्राग कोष जो होता है बच्चों, वो प्राय क्या होता है, एक पालित होता है, एक पालित और द्विकोष्ठ की। मुझे अपेक्षा है कि तुम समझ। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी अभी क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि मालवेसी कुल की बात हम करें तो मालवेसी कुल में आ गया आपका कपास, ठीक है, भिंडी, गुड़हल। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? बच्चों यहां तक क्लियर समझ आ रहा है क्या आपके? यहां तक नहीं? माइक्रोस्पोरेंजिएट किसने जवाब दिया? नहीं समझ आया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सभी पादपों के पुंकेसर में प्राग कोष कितना होता है? एक प्राग कोष होता है। और प्राग कोष में कितनी पाली होती है? 2। ये दिमाग में बैठा हो। प्राग, सभी पुष्पों के प्राग कोष द्विपालित होते हैं। पुंकेसर जो पुमंग में पुंकेसर के अंदर प्राग कोष, और एक प्राग कोष में 2 पाली, 2 लोब, राइट सर? 2 लोब कर दो, जैसे 2 खाली जगह, और प्रत्येक पाली लोब में 2 कोष्ठक, एक बड़ा एक छोटा, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा। तो कितने कोष्ठ हो गए? 4। तो प्राग कोष को क्या बोलेंगे? द्विपालित और चतुकोष्ठ की एक ही बात है। और मालवेसी कुल की बात हम करें, मालवेसी कुल में जैसे मैं कपास, भिंडी या गुड़हल की बात हम करें, इनके पुष्प प्राय क्या होते हैं? इनके प्राग कोष, इनका प्राग कोष एक पालित और द्विकोष्ठ के होता है। यानी इनके पुंकेसर की बात हम करें इस प्रकार, ये सिंपली एक पाली होती है और पाली में क्या होंगे? 2 कोष्ठ होते हैं। ये इस प्रकार है। तो आपको मुझे अपेक्षा, एक तो इसको देखो और एक आप इसको देखिए, अगर तुम्हारे समझ आ रहा है तो। यहां पर कितने कोष दिख रहे हैं? 2। यहां कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। यहां पर 1 और 2। पाली कितनी है? 1। यहां कितनी है? 2। ठीक है, तो यहां पर द्विपालित किन में होते हैं? सब में होते हैं। तो यहां तक मुझे अपेक्षा है कि तुम लोग समझ में आ गया होगा। बच्चों यहां तक समझ आ गया क्या? बच्चों समझ आ रहा है कि यहां तक? बच्चों आपको मैंने ऑन, आप लोग अपने उसको आवाज बोल सकते, मैंने आवाज म्यूट ऑल कर दिया, आपको अनम्यूट कर दिया। यस सर। समझ आ गया? हाँ सर। यस सर। अब एक बार आप वापस दो, मेरी आवाज तो सुन रहे हैं, मैं भी आपकी आवाज सुन रहा हूँ, जल्दी से मैं बोलता हूँ। पुंकेसर के प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, प्राग कोष, योजी और कुतंतु। प्राग कोष द्विपालित और चतुकोष की, ये दिमाग में बैठा लो आप। तो 1, 2, 4 का फार्मूला। और मालवेसी कुल की बात हम करें, एक प्राग कोष में 1 पाली और 2 कोष्ठ। यहाँ फार्मूला कौन सा? 112 का। और वहां कौन सा लगेगा? 124 का। तो ये 112 का फार्मूला जो है वो कौन सा है? एक्सेप्शन से, ये अपवाद है, अपवाद है। और बाकी समय सभी पुष्पों के प्राग कोष में 2 कोष्ठ, 2 पाली हो 2। और ये ध्यान देना, पाली जो होती है, पाली प्रत्येक जो पाली कैसी होगी? लेफ्ट टू राइट होगी। और प्रत्येक पाली में अनुप्रस्थ पट बन जाने से एक कोष तो बनेगा छोटा और एक बनेगा बड़ा। तो ऊपर वाला कौन सा देखो? ऊपर वाला कोष क्या दिख रहा होगा आपको? बड़ा, और नीचे वाला छोटा दिख रहा है। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। अब डिस्टर्ब, वापस आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, ठीक है? अनम्यूट करता हूं और फिर वापस जल्दी क्ला लेते हैं। अब तो ये आपने, अब ये आपने लिख लिया होगा, और ये अपेक्षा कि तुम लोग इसका एग्जाम्पल अपवाद में लिख लिया होगा। अब बात आती है बच्चों जल्दी से, अब मैं यहाँ पर आपको जल्दी से लेके चलता हूँ कि एक प्राग कोष में जो कोष्ठ होते हैं उनको हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। ये ध्यान सुनना,
यानी लघु, और ये लघु बीजाणुधानी क्या होती है? अगर बात हम इसको बोलते चतु लघु बीजाणुधानी क्या है? क्योंकि 4 होती है, ये लो, ठीक है। तो कॉमन सी बात है। अब एक बात यूं कर, अब ये 4 जो लघु बीजाणुधानी है, अब प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जो है इसमें बनते क्या? लघु बीजाणु बनते हैं, और इनको हम बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिएट। ओके, अब बात आती है, अगर मैं एक आपको डायग्राम, अगर मैं इसका टीएस बनाए बताऊं, तो एक लघु बीजाणुधानी की बात हम करें, या पराग कोष की बात हम करें, या एक ही बात है, पराग कोष की भित्ति पढ़ रहे हैं, और पराग कोष के अंदर से 2 ही प्रकार के संरचना पाई जाती है। सुनो आराम से, एक होता है पराग कोष की भित्ति की कोशिकाएं, और एक होगा बीजाणु मात्र कोशिकाएं। यानी यहाँ पर 2 प्रकार कोशिकाएं, 2 प्रकार के संरचना बांटी गई है। ऐसे कर लोग, आप देखो पराग कोष के बारे में बात हम करें तो पराग कोष में 2 प्रकार की या 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है पराग कोष भित्ति, और एक होता है बीजाणु मात्र कोशिका। तो भित्ति कोशिकाएं तो भित्ति बनाएगी, और बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाएगी? बीजाणु बनाएगी। और अगर हम किसी पुष्प के पराग कोष को देखें तो उसके अंदर कॉमनली बात हम इसको हमें इस प्रकार से, यानी हमें उसमें इस प्रकार से दिखाई देती है। और ये बीच में बच्चों जो ये जो टिश्यू रह गए, ये जो बीच में टिश्यू, यानी ये ऊतक है, ये कौन सा ऊतक है? कनेक्टिव। तो यहां पर आपको मैंने पराग कोष के चारों धानियों का कौन सा चित्र बनाया? टीएस। और टीएस में आपको 4 कोष दिख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, ये देखो। अगर बात हम देखो, ये तो ये कौन है? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, और ये भी कौन? ये 4 दिख रहे हैं। इन 4 ऊपर वाले 2 बड़े और नीचे वाले 2 छोटे, तो ऊपर वाले 4 बड़े। अब बात आती है इस लघु बीजाणुधानी की भित्ति में 4 स्तर, इसमें भी 4 स्तर, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो मैं वही समझा, और ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? पराग कोष। तो बात एक ही हो गई। अगर इसी को अगर मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, इसी को अगर मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, देखो ये आपका पराग कोष है, या ये आपका ये देखो ये पराग कोष है। तो ये कौन है? ये कौन? ये कौन? ये बीच में ये कौन? योजी तो है। तो ये रहा योजी, ये देखो। और योजी कौन है? योजी तक कौन है जो इनको जोड़े? तो ये पराग कोष, ये तो कौन सा दिखाई दे रही है आपको? ये तो दिखाई दे रही बाह्य, और ये कौन सी है? टीएस। तो यहाँ पर अगर बात हम करें, यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है कौन है? पाली। और ये अगर हम पढ़ पा रहे तो ये क्या बन गया? कोष्ठ। तो मैंने बोला ये जो क्या रखा है, ये देखो ये क्या है? ये क्या अपने आप में? कोष्ठ। ये भी कौन है? कोष्ठ। ये भी कौन है? कोष्ठ। और ये, और वही चीज यहाँ दिखा रहा हूं। तो यहाँ देखा ऊपर वाले बड़े 2 और नीचे वाले 2 छोटे। तो इसकी भित्ति में जो स्तर होंगे वही यहाँ पर होंगे, और वही यहाँ होंगे, और वही स्तर यहाँ कितने होंगे? अगर कॉमन बात है वो 4 होंगे, 1 2 3 और 4। इसके अलावा फिर अंदर जो कोशिका, आप देखो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको कि पराग कोष की भित्ति या पराग कोष में 2 प्रकार के भाग है। एक तो कौन है? भित्ति कोशिकाएं, और एक कौन है? बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो मैंने आपको बोला कि पराग कोष की भित्ति के अंदर जो भरी हुई कोशिका है वो कौन सी कोशिका होगी? बीजाणु मात्र कोशिका। तो वही बात यहाँ पर होगी। अरे भाई वही यहाँ पर, इसमें भी 4 कोष, 4 स्तर। अगर बात आप समझ आ रहा है तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, और 4 के बाद ये अंदर क्या भरी पड़ी है? बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका। तो यदि पराग कोष की किसी एक बीजाणुधानी का अगर मैं आपको अलग से लेकर समझा दूं तो प्रश्न क्या होगा कि पराग कोष में 2 प्रकार की है। पराग कोष को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आंतरिक विंग, एक तो कौन सा? उसकी भित्ति कोशिकाएं, और दूसरी कौन है? बीजाणु कोशिकाएं। बच्चों समझ आ रहा है क्या? तो भित्ति कोशिकाओं की बात करें, भित्ति कोशिकाएं में द्विगुणित होती है हर आवर्त की बात में, और बीजाणु कोशिका में होती है द्विगुणित। लेकिन भित्ति कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से पराग कोष की भित्ति का निर्माण होता है। पराग कोष की भित्ति जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, या अगर समझ आ रहा तो ये देखो, ये पराग कोष के अंदर ये भित्ति जो बन गई। तो मैंने आपको सिंपल बात बता दी, हमारे बच्चों हमारे कमरे में 4 दीवार होती है, वैसे होती है 6, फर्श और छत भी होती है, 4 दीवारें जो होती है। अगर मैंने बोला आपके कमरे की दीवार की कॉमन, एक दीवार में जितने स्तर होंगे उतने ही आपके लेफ्ट और राइट में होंगे। एक स्तर है, 2 है, 3 है। तो वैसे ही बच्चों पराग कोष की भित्ति में या पराग कोष के अंदर 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक तो होता है भित्ति
पराग कोश की भित्ति कोशिकाएं, एक होती बीजाणु कोशिकाएं। तो भित्ति कोशिकाएं तो समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी, पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है, या पराग कोश की भित्ति के स्तरों का निर्माण करती है। और बीजाणु कोशिकाएं क्या बनाएगी, अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु बनाती है। और लघु बीजाणु कैसे होंगे, अगुणित होंगे, और इन्हीं अगुणित लघु बीजाणुओं से किसका निर्माण हो जाएगा, पराग कण का। अब तो समझ आ गया। तो आवर्त बीजी पादपों में लघु बीजाणु भी कैसे होते हैं, एन होते हैं, क्योंकि आवर्त बीजी पादपों में क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और जंतु में क्या बनते हैं, युग्म बनते हैं। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं